हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सॉरी, थोड़ा वीडियो डालने में आज लेट हो गया। बहुत दिन से मैंने 5-6 दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला। थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया वीडियो, क्योंकि मेरी भी एग्जाम्स वगैरह थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन कुछ दिन तक इसी तरह से चलेगा। आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मैनेज करके आज वीडियो बना रहा हूँ, कैसे भी टाइम निकाल करके। तो उसी तरह से आप लोग को भी मैनेज करना पड़ेगा। चैप्टर 3 में खत्म कर दूंगा यूट्यूब पे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 पे बढ़ेंगे। चैप्टर 4 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, मतलब उसके बाद फिर सर्दियां भी मौसम आ जाएंगे धीरे धीरे, तो उतना ज्यादा गर्मी का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना गर्मी है, तो मैं एक वीडियो से ज्यादा नहीं बना पाता हूँ एक दिन में, क्योंकि हमारा स्टूडियो में फिलहाल एसी नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। फिर जैसे ही ठंड आ जाएगी मैं आपको रेगुलर वीडियो डालने लगूंगा। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट है चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, वो मैं आपका खत्म कर दूंगा। 2 महीना में तीनों चैप्टर खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे बाकी सारे चैप्टर्स भी डील कर लेंगे। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी लेक्चर तक हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ए से लेकर जेड तक टोटल पढ़ लिया था। अब बात आती है कि ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हो गया। अब जिस तरह से मेल में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, दूसरी तरह से फीमेल में भी प्रोसेस है oogenesis। तो मेल में तो हम लोग ने पढ़ लिया कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस 2 हुआ। इस तरह से करते करते स्पर्मेटिड बना, फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ। तो उसी तरह से oogonia प्रोसेस में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। ज्यादा कुछ मेल से अंतर नहीं है इसमें, कुछ कुछ चीजें डिफरेंस है जो कि मेल से डिफर है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फीमेल और मेल दोनों का कहीं ना कहीं जेनेटल ऑर्गन सेम ओरिजिन से उठ कर आया है। मैंने आपको बताया था कि फीमेल में भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जेनेटल ऑर्गन, जो कि जिनका स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट है लेकिन फंक्शन बिल्कुल भी सेम है। उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन भी बोलते हैं। उसी तरह से फीमेल और मेल प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, उसमें भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। हम लोग आज लेकर के चलेंगे। आज का वीडियो में हम लोग टोटल oogenesis को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लेंगे, वो वीडियो भी मैं आज ही बना दूंगा। चलिए, oogenesis का प्रोसेस क्या है? oogenesis प्रोसेस, सबसे पहला पॉइंट, oogenesis है क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, जो कि क्या है? ओवा यानी ओवम। ओवा यानी ओवम का फॉर्मेशन होना फीमेल गैमेट में, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। ठीक है, अब ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम, मेल के केस में। oogenesis का प्रोसेस जब बेबी का फॉर्मेशन नहीं भी हुआ होता है बढ़िया से, मतलब जब बेबी का डिलीवरी नहीं भी होता है मदर बॉडी से, उससे पहले ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी जो फीटल लाइफ होता है, जो मदर के वोम में जो लाइफ होता है 9 मंथ का, उस इन्फेंट का, उससे पहले ही उस फीमेल चाइल्ड का जो oogenesis का प्रोसेस है उसका इनिशिएशन हो जाता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, उस समय में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, it is initiated during the embryonic development stage। यानी कि जब फीमेल का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी जब एम्ब्रायो से इन्फेंट बनने का जो टाइम होता है, उसी समय ये oogenesis का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में क्या यहाँ पर अंतर आया। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है, फीमेल में oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाता है। उस समय क्या होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आप लोग जान लीजिए कि oogenesis जो है इस पूरे चैप्टर का एक
मतलब थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक माना जाता है ओजेनेसिस। लेकिन अगर आज का लेक्चर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि ओजेनेसिस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए एंड तक दिखेगा लेक्चर को, छोड़िएगा नहीं। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन, उस समय क्या होता है, व्हेन 2 मिलियन गैमेट मदर सेल, इस केस में गैमेट मदर सेल कौन सा था, oogonia। जिस तरह से वहां पर गैमेट मदर सेल था स्पर्मेटोगोनिया, उसी तरह से फीमेल के केस में गैमेट मदर सेल है oogonia, आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के केस में वो है ओवरी। ओवरी के अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। तो क्या हुआ, देखिए एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में ही उसी समय फीमेल के अंदर 2 मिलियन मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया, 2 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन हो गया। आगे जाकर के इसी oogonia से ही ओवम का फॉर्मेशन होने वाला है, देखते जाइए कैसे कैसे। बस अभी सीखिए कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में ही 2 मिलियन गैमेट मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, in 25 weeks all the oogonia are formed। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि oogonia क्या है, गैमेट मदर सेल है, और जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय में ही ये 2 मिलियन गैमेट मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 25 वीक्स यानी कि अप्रॉक्स 6 मंथ के करीब, जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता था, उसमें से 6 मंथ के करीब में ही टोटल oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि एक फीमेल के पूरे लाइफ स्पैन में, यानी कि एक बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक लाइफ स्पैन में जितना भी गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है, वो सब का प्राइमरी प्रोडक्ट जो है जिससे कि वो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, वो उस बेबी के जन्म होने से पहले ही बन गया है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही बन गया है। समझिएगा ध्यान से। तो 25 वीक्स के करीब 6 महीना के अंदर ही जितना भी उसके फीमेल बॉडी के अंदर oogonia का फॉर्मेशन होना था, वो सारा oogonia का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 25 वीक्स के करीब oogonia का तो फॉर्मेशन हो गया, ये बात सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और 1, 2, 3, 4, 5 oogonia का अगर और फॉर्मेशन होते रहा, तब भी मैक्सिमम टाइम क्या होगा जबकि oogonia का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए। लिखिएगा, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। यानी कि जब एक फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, ये चीज मान लीजिए, आप ध्यान रख लीजिए कि बर्थ से पहले ही जितना भी oogonia का फॉर्मेशन होना था हो गया। बर्थ के बाद कभी भी नया oogonia का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो बेसिक सोर्स है, जो बेसिक रिसोर्स है खाना बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि oogonia ओवम का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसको मान लीजिए कि कुकिंग का प्रोसेस है। तो कुकिंग का प्रोसेस के लिए हमको पहले सोर्स जमा करना रहता है, बेसिक प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मुझे सब्जी बनाना है, वेजिटेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें बाजार से वेजिटेबल खरीद कर लाना पड़ता है। जो भी उसमें स्पाइसेस डालना है वो स्पाइसेस लाना पड़ता है। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है ओवा का प्रोडक्शन के लिए, वो सब उस बेबी के फॉर्मेशन से पहले ही हो चुका है, सारा रिक्वायरमेंट हो गया। अब सिर्फ प्रोसेस होना बाकी है कि किस तरह से ये गैमेट मदर सेल से ओवा का फॉर्मेशन होगा, ये अब हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए मैं लॉक करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब ये जो मैंने आपको बताया कि गैमेट मदर सेल का प्रोडक्शन हुआ, 2 मिलियन गैमेट सेल का मदर सेल का प्रोडक्शन हो गया एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में। अब ये गैमेट मदर सेल बना कहां से? जर्म सेल से बना। आप लोगों को पता ही होगा कि जर्म सेल से ही स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो जर्म सेल। तो वो जर्म सेल बना कैसे? जर्म सेल कैसे? जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जर्म सेल कहां से बनता है? तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनता है। उसी तरह से oogenesis के प्रोसेस में ही जो जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल give rise to गैमेट मदर सेल। तो ये जो गैमेट मदर सेल का प्रोडक्शन हुआ था वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ही हुआ। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है जैसे कि प्रीमोर्डियल लीफ, प्लांट केस में देखें तो प्रीमोर्डियल लीफ। तो प्रीमोर्डियल लीफ का मतलब क्या होता है कि आगे जाकर के उसी प्रीमोर्डियल लीफ से ही प्लांट में लीफ का प्रोडक्शन होगा। उसी तरह से प्रीमोर्डियल जर्म सेल का मतलब होता है कि आगे जाकर के प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ही जर्म सेल का प्रोडक्शन होना है। ये चीज समझ गए आपको? तो चलिए अब आप लोग ये देखिए कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है, यानी गैमेट मदर सेल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Each ovary in human female contains 1 million oogonia। यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि फीटल स्टेज में ही 2 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें से क्योंकि ओवरी 2 है तो दोनों मिलाकर के 2 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम लोग एक ओवरी में देखें तो एक ओवरी में 1 मिलियन oogonia प्रेजेंट होगा। अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग लिखते जाइए। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको oogenesis टोटल क्लियर होगा। बस अभी लिखते जाइए, पेशेंस रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, हाँ ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। ये जो oogonia है, ठीक है, ये जो oogonia है जिस तरह से स्पर्मेटोगोनिया था उसी तरह से जो oogonia है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद कुछ oogonia डिफरेंशिएशन भी करेंगे। डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte बनाएंगे। अभी मैं फिर से आपको क्लियर करूंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि oogonia डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी oocyte बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्राइमरी oocyte enters first meiotic division। During its fetal life in the womb of uterus, womb of mother, and it sustains to the puberty। इस लाइन का मतलब क्या हुआ समझिए। ये जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है oogonia का डिफरेंशिएशन होने के बाद वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि oogonia का जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ है वो मदर के वुम्ब में ही हुआ। अभी बेबी का डिलीवरी हुआ भी नहीं, उसके पहले ही oogonia में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो गया और वो हुआ कहाँ है? मदर के यूटेरस में। अब ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगा कब तक?
जब तक जो गर्ल है वो प्यूबर्टी में ना पहुंच जाए, प्यूबर्टी मतलब 12 से 13 ईयर तक ना पहुंच जाए, उस समय तक ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगा प्राइमरी oocyte में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, only 400 to 500 primary oocyte matures into the ova during a फीमेल लाइफ। यानी कि एक फीमेल के पूरे लाइफ में, एक फीमेल के पूरे लाइफ में 400 से 500 प्राइमरी oocyte जो है वही डेवलप करके ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन होते हैं oogonia, लेकिन उस oogonia में से प्राइमरी oocyte बना, और प्राइमरी oocyte जो बना उसमें से 400 से 500 प्राइमरी oocyte जो है वही सिर्फ ओवा का फॉर्मेशन करेगा एट द एंड। बाकी जितने भी oocyte है वो सब डी जनरेट कर जाएंगे, बाकी जितने भी oocyte है वो डी जनरेट कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नॉर्मली one primary oocyte matures and complete its first meiotic division during each menstrual cycle। अभी मैं बस जो आपको लिखवा रहा हूँ वो सारा आप लोग लिखते जाइए पॉइंट बाय पॉइंट करके, फिर जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दूंगा उस समय आपको ये पॉइंट सही से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। तो 28 डेज अंदर एक प्राइमरी oocyte डेवलप करके ओवा का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलेगी, फिर ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो ये जितना भी प्रोसेस है प्राइमरी oocyte से लेकर के ओवा का फॉर्मेशन होने तक, ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है। फिर सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सेकेंडरी oocyte डेवलप करके ओवा फॉर्मेशन बनाएगा। फिर थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर थर्ड oocyte फॉर्मेशन करके प्रोसेस करके ओवा का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो बस इतना आप लोग जान लीजिए कि एक प्राइमरी oocyte 28 डे में एक ओवा बनाती है, फिर दूसरा प्राइमरी oocyte अपना काम करना शुरू करती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये एक और बार मेयोसिस डिवीजन करेगी और सेकेंडरी oocyte बना लेगी। अभी फिलहाल समझते जाइए, ओनली one secondary oocyte produced from primary oocyte and a polar body। अब यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप जैसा कि बोले कि मेयोसिस डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन के समय सेल्स का क्या होता है, नंबर बढ़ता है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग एक प्राइमरी oocyte लेते हैं, एक प्राइमरी oocyte, तो ये डिवीजन करके दो प्राइमरी oocyte दो सेकेंडरी oocyte बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने लिखा कि वन सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, देखिए ध्यान से, ये प्राइमरी oocyte है एक, ये डिवीजन करेगा। यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो डिवीजन किस टाइप का होता है, अनइक्वल डिवीजन। ये मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा, अनइक्वल डिवीजन होता है। और जो बड़ा वाला जो सेल बनता है डिवाइड होने के बाद वो बना लेता है सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा वाला बच जाता है सेकेंडरी oocyte बनाने के बाद छोटा वाला, वो होता है हमारा पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी का कुछ काम नहीं है फीमेल बॉडी में, ये आगे जाके डीजेनरेट ही कर जाता है। तो बस इतना समझ लीजिए कि प्राइमरी oocyte
मियोटिक डिवीजन करके दो बॉडी बनाएगा, जिसमें से एक बड़ा वाला जो बॉडी होगा वो सेकेंडरी oocyte बना लेगा और जो छोटा वाला बॉडी होगा वो पोलर बॉडी बना लेगा। पोलर बॉडी का फीमेल बॉडी में कोई काम नहीं है, आगे जाकर के पोलर बॉडी डीजेनरेट ही कर जाता है। इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो नोट कर लीजिए इतना पहले आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा oogenesis का प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस है, उसका एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कि आखिर oogenesis के प्रोसेस में होता क्या, फिर उसके बाद हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए oogonia 2 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन हो गया फीटल लाइफ में, पता है, और oogonia का क्रोमोसोम नंबर 2n, ठीक है। फिर ये oogonia क्या किया, माइटोसिस डिवीजन करना शुरू किया। ध्यान से सुनते रहिएगा। ये oogonia क्या किया कि माइटोसिस डिवीजन करना शुरू कर दिया। माइटोसिस डिवीजन करने से क्या हुआ कि नंबर डिवाइड होने लगा, oogonia का नंबर डिवाइड होने लगा। डिवाइड होने के साथ साथ क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है। तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन को क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहा और भी बहुत सारा oogonia का फॉर्मेशन होने लगा। उसमें से बहुत सारा oogonia क्या हुआ, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि बहुत सारा ऑर्गन, बहुत सारा सिस्टम एक साथ आकर के मिलकर एक नया सिस्टम बनाता है। उसी तरह से बहुत सारा oogonia मिल करके डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन किया। यहाँ तक क्रोमोसोम नंबर 2n, मतलब जितना यहाँ था 46 उतना ही फिलहाल यहाँ भी है 46। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हम देखते जाइए साथ साथ। ये हो गया हमारा oogonia, ये हो गया हमारा oogonia। oogonia किया माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ा लिया, यानी 2 से किया 4। अब इस 4 में से कुछ ऐसे होंगे जो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी oocyte बना लेंगे। तो ये हमारा बन गया प्राइमरी oocyte, जिसका कि क्रोमोसोम नंबर 29 है। यहाँ तक जो भी प्रोसेस हुआ प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन तक जो भी प्रोसेस हुआ वो सारा फीटल लाइफ में आएगा, यानी कि अभी बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ और ये सारा प्रोसेस जो है वो चालू हो गया फीमेल के अंदर। उसके बाद क्या होगा, इस प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2n से n हो गया ना, तो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब ये जो मियोटिक डिवीजन चलेगा वो बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा होगा इस मियोटिक डिवीजन का। इस मियोटिक डिवीजन के अंदर ही देखिए क्या होगा कि बर्थ भी हो जाएगा बेबी का चाइल्डहुड भी बीत जाएगा, यानी बचपन भी बीत जाएगा, और बेबी प्यूबर्टी में भी पहुंच जाएगी। प्यूबर्टी मतलब होता है एट द एज ऑफ 12 to 13 या 14 ईयर तक पहुंच जाएगी। तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का जो पीरियड है वो कितना लंबा है आप लोग देख सकते हैं। बेबी का बर्थ भी हो गया, चाइल्डहुड भी बीत गया और बेबी 13 या 14 ईयर की भी हो गई। तो इतना सारा लाइफ स्पैन में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ इस प्राइमरी oocyte का। तो इस प्राइमरी oocyte का मान लीजिए कि मियोटिक डिवीजन हो गया। मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या क्या फॉर्मेशन हुआ ये देखिए। ये मान लीजिए प्राइमरी oocyte है, इसका होना है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होने के बाद एक डिवाइड होकर के 2 बनाएगा और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये एक प्राइमरी oocyte डिवाइड करके 2 बनाया, 2 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर होता है अनइक्वल डिवीजन, मैंने आपको पहले ही बताया है, अनइक्वल डिवीजन, यानी कि इक्वली डिवाइड नहीं करता ये चीज 2 स्ट्रक्चर में। एक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये बनाता है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बना दिया बड़ा वाला मेजर पार्ट, और छोटा सा पार्ट जो है वो रह जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी। तो ये बना हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे बनता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर क्योंकि मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो ये पोलर बॉडी भी डिवाइड करके और भी पोलर बॉडी बनाएगा, लेकिन इस पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है बॉडी में। कहाँ पे, इस सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte यहाँ बना है इसका काम। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा कि फर्दर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एक और स्ट्रक्चर बना देगा। यहाँ पर होता है एक्चुअली में सेकेंड मियोटिक डिवीजन, लिख लीजिएगा।
यहाँ पर हुआ सेकंड म्योटिक डिवीजन, और सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके फिर से यहाँ अनइक्वल डिवीजन हुआ और एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना लिया, एक छोटा वाला स्ट्रक्चर बना लिया। तो छोटा वाला स्ट्रक्चर को पोलर बॉडी बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया तो ये हो गया सेकंड पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है बॉडी में, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है वही फाइनली हमारा बना लिया गैमेट, जो कि क्या है ओवम। और ओवम का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है n, कोई भी गैमेट का क्रोमोसोम नंबर n होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीखने वाली बात ये है कि जो मेजर पार्ट हो रहा है इस oogenesis का मेजर पार्ट हो रहा है वहां पर वो फीटल स्टेज में हो रहा है, और इस प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte बनने में बेबी का बर्थ भी हो गया, बेबी का चाइल्डहुड भी बीत गया, बेबी प्यूबर्टी में भी पहुंच गया, यानी कि 14 एज तक यहाँ तक हो गया। मतलब इतनी छोटी सी सिर्फ स्टेप होने में इतना सारा एज लग गया उसको। अब उसके बाद सेकेंडरी oocyte जब बन गया तब बहुत जल्दी जल्दी काम होने लगेगा, और क्योंकि बेबी प्यूबर्टी में पहुंच गई है तो प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद ओवम का रिलीज होना, तो ओवम का रिलीज होने समय क्या होगा कि ये सेकेंडरी oocyte फिर से सेकंड म्योटिक डिवीजन करेगी और यहाँ ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टेप आता है वो एडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है। एडल्ट का मतलब हो गया कि प्यूबर्टी के बाद का स्टेज। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो एडल्ट का रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि फीटल लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है oogenesis के प्रोसेस में, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना आता है तो बता दीजिएगा 46। अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है तो बता दीजिएगा 23। बहुत आसान है। तो आई होप कि ये प्रोसेस आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हम ये चीज को डिटेल में देखने वाले हैं ओवरी के अंदर कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन हम लोग का टॉपिक है oogenesis प्रोसेस, यानी कि जो ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस हो रहा है वो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ऐसे इस तरह से वेसल्स टाइप के दिख रहे हैं वो हमारा ब्लड वेसल है। ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। दूसरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। और उसके बाद ये बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो ये स्ट्रक्चर बना लिया जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, फिर मैं नोट्स भी आपको लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि इनिशियली ओवरी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस समय ये सारे स्ट्रक्चर नहीं है उस समय जो ओवरी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जितने भी सेल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा याद कीजिए। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा सेल्स। जिस समय ये कुछ भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है उस समय ओवरी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, एक ओवरी की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ओवरी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा सेल, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बेबी का बर्थ हो गया, ठीक, हालांकि ये ओवम तो रिलीज होना शुरू होगा प्यूबर्टी के टाइम में ही, लेकिन उससे पहले ये सारा प्रोसेस हो रहा है। बेबी के बर्थ से पहले हम लोग जान रहे हैं कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होकर के क्या होता है कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। माइटोसिस डिवीजन होते ही बेबी के बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्ट्रोमा सेल क्या करेगा, कवर्स प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ बेबी के बर्थ से पहले ही, उसको जाकर के कवर कर देगा ये स्ट्रोमल सेल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। इस समय जो ये स्ट्रोमल सेल होगा वो फ्लैटेंड होगा। फ्लैटेंड का मतलब क्या हो मैं आपको बताता हूँ फिगर बना करके। जैसे अगर ये मान लीजिए प्राइमरी oocyte है, ठीक है, तो इसको जो सेल आकर के घेरेगा वो फ्लैटेंड होगा। फ्लैटेंड का मतलब क्या होगा, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होगा।
फ्लैट फ्लैट स्टेज, फ्लैट फ्लैट स्टेज प्रेजेंट होगा। इससे इस तरह का, देखिए इस तरह का, इस तरह का सेल आकर के इस प्राइमरी oocyte को कवर कर देगा। पहला स्टेज ये हो गया। फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जो स्ट्रोमल सेल है वो इस प्राइमरी oocyte को आकर के कवर कर लेगा, और प्राइमरी oocyte को आकर के कवर कर लेगा तो इस जो फ्लैटेंड सेल हम लोग का है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। जितना भी अभी मैं आपको नाम बताऊंगा सबको कहीं ना कहीं उठ करके आए इस स्ट्रोमल सेल से, बस उसका हर एक स्टेप में नाम बदलते जा रहा है। तो ये पहले से स्ट्रोमल सेल था, अब ये स्ट्रोमल सेल प्राइमरी सेल oocyte को कवर कर लिया तो उसका नाम हो गया फॉलिकुलर सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होगा, ये जो फ्लैटेंड सेल है ये क्या हो जाएंगे, कॉल्यूमिनर सेल बन जाएगा। कॉल्यूमिनर सेल इस तरह का सेल होता है, ठीक है। तो पहले जो फ्लैटेंड सेल थे इस तरह के लंबा लंबा, वो अब चेंज हो गया कॉल्यूमिनर सेल। यहां तक कोई दिक्कत? तो प्राइमरी oocyte को अब कवर कौन कर लिया, कॉल्यूमिनर सेल कवर कर लिया। तो इस कॉल्यूमिनर सेल का हम लोग नाम अगर देखें तो मैं आपको बताता हूं, इसी कॉल्यूमिनर सेल का नाम होता है, देखिए फिर से समझिए, पहले स्टार्टिंग से समझिए। बेबी का बर्थ हुआ, उससे पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया था, इतना चीज समझ गए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उस प्राइमरी oocyte को जो भी ओवरी के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसको कि हम लोग स्ट्रोमा सेल बोलते हैं, वो आकर के उस प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं। तो वो जो सेल्स हैं स्ट्रोमल सेल जो कि प्राइमरी oocyte को कवर किए, उनको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। स्टार्टिंग में वो फ्लैटेंड होते हैं, फिर ये फ्लैटेंड सेल डेवलप करके मॉडिफाई होकर कॉल्यूमिनर सेल बन जाता है, अपने आप में ही वो मॉडिफिकेशन करके कॉल्यूमिनर सेल बन जाता है। उसके बाद देखिए क्या हो, ये जो प्राइमरी oocyte यहाँ पर बना था, कॉल्यूमिनर सेल से कवर होने के बाद ये प्राइमरी oocyte एक लेयर बना लेगा अपने ऊपर, जिसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। अभी बस सुनते जाइए ध्यान से। तो ये जो फॉलिकुलर था, देखिए ये जो प्राइमरी oocyte है, मान लीजिए ये क्या हुआ, अपने ऊपर में एक और लेयर को फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte अपने ऊपर में एक और लेयर को फॉर्मेशन कर लिया, और इसके ऊपर ये कॉल्यूमिनर सेल प्रेजेंट है फिलहाल, ठीक है। फिर से सुनिए, ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपने ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर बनाया, ये वाला लेयर, और इस लेयर के ऊपर कौन प्रेजेंट है, ये कॉल्यूमिनर सेल प्रेजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो फॉलिकुलर सेल है इसके और प्राइमरी oocyte दोनों के बीच में जोना पेलुसिडा लेयर बन गया। यहां तक समझ गए? अब क्या होगा, इस प्राइमरी oocyte को एक और सेल आकर के घेरेगा, जिसको कि बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। अब ये जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन होने के बाद और भी ऊपर से सेल आए और उसको कवर करना शुरू कर दिया, उस सेल को हम लोग बोलेंगे ग्रैनुलोसा सेल। यहां तक कोई भी दिक्कत? ग्रैनुलोसा सेल आकर के कवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte degenerate during birth to puberty, यानी कि जो बर्थ से प्यूबर्टी तक का स्टेज है उसके बीच में ही बहुत सारे प्राइमरी oocyte डिजेनरेट कर गए। सुनते जाइएगा ध्यान से, कहानी सुनते जाइए। बहुत सारे, जैसा कि आप लोग जान रहे कि 400 से 500 ही सिर्फ जो प्राइमरी oocyte वही ओवम को प्रोडक्शन करेंगे आगे जाकर के, तो धीरे धीरे बचा हुआ जो प्राइमरी oocyte है वो डिजेनरेट करेगा। तो बर्थ से लेकर के, बेबी का बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक का स्टेज में जितना भी प्राइमरी oocyte है उसमें से बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte क्या कर गया, डिजेनरेट कर गया। बचा हुआ प्राइमरी oocyte में क्या होगा, यानी कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स बना था बचा हुआ प्राइमरी oocyte में, वो ग्रैनुलोसा सेल आकर के घेर लिया, ठीक है। यहां तक समझ में कोई दिक्कत?
अब देखिए क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte डीजेनरेट किए हैं। अच्छा एक चीज और डाल दीजिए कि फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, तो फॉलिकुलर ये प्रोसेस है फॉलिकुलर एट्रेसिया, जिसके थ्रू ये प्राइमरी oocyte जाकर के डीजेनरेट करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है कि फॉलिकुलर एट्रेसिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये प्राइमरी oocyte डीजेनरेट करता है। तो फॉलिकुलर एट्रेसिया हो गया। अब देखिए ये प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte। कैसे बने, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकुलर बनेगा, यानी जो यहाँ प्राइमरी फॉलिकुलर बन गया वो सेकेंडरी फॉलिकुलर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के यहाँ पर कवर किया और कवर करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया वो बन जाएगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगा, जब मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल कवर्स प्राइमरी oocyte, यानी कि इस प्राइमरी oocyte को और भी ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के कवर कर लेंगे तो वो बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस सेकेंडरी oocyte के बाद आएगा टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आएगा टर्सरी फॉलिकल का स्टेज। टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा, इसमें भी मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल आएंगे और भी ग्रेनुलोसा सेल्स आया और प्राइमरी oocyte को कवर किया और बना दिया टर्सरी फॉलिकल। यहाँ पर एक लिक्विड भर जाता है, फील्ड विथ ए लिक्विड कॉल्ड एंड्रम। एंड्रम उस कैविटी को बोलते हैं। अब समझिए मेरा बात ध्यान से, यहां तक तो जो मैंने आपको लिखवाना वो लिखवा दिया। आप समझिए, फिगर में समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया बेबी के बर्थ से पहले। स्ट्रोमा का जो सेल्स है फ्लैटेंड सेल, वो प्राइमरी oocyte को आके कवर किया। कुछ समय बाद ये फ्लैटेंड सेल कॉल्यूमनर सेल में बदल गया। यहां तक का बात हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये प्राइमरी oocyte और इस फॉलिकुलर सेल दोनों के बीच में एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो कि मैंने यहाँ इस फिगर में बताया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये जो बीच में डार्क ब्लैक वाला दिख रहा है वो है हमारा प्राइमरी oocyte। तो ये डार्क ब्लैक वाला और गोल गोल वाला, ये दोनों के बीच में आपको एक ब्लैक लेयर दिख रहा होगा, वो है हमारा जोना पेलुसिडा लेयर। तो जोना पेलुसिडा लेयर बन गया। इस जोना पेलुसिडा लेयर बनने के बाद प्राइमरी oocyte में और भी ऊपर से ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के कवर कर दिए, अटैच हो गए। तो इस प्राइमरी oocyte से जैसे ही ग्रेनुलोसा सेल आकर के कवर किया तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब और भी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के अटैच हो गए और ये जो आउटर कवरिंग है, आउटर जो लेयर है, उसको और मोटा बनाएंगे और थिक बनाएंगे। तो जैसे ही और भी ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर गया और अटैच हुआ तो वो बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद आप लोग देख रहे होंगे बीच में ये एक कैविटी बना हुआ है, स्पेस, एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं एंड्रम। इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं एंड्रम। एंड्रम का फॉर्मेशन हुआ बीच में एक एम्प्टी स्पेस का। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर और भी ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के अटैच होने लगे और भी ग्रेनुलोसा सेल्स अटैच होने से ये टर्सरी फॉलिकल बन गया। टर्सरी फॉलिकल के प्रोसेस में ये जो एंट्रम है, जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में छोटा सा था, वो एंट्रम बड़ा हो गया टर्सरी फॉलिकल के केस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी कि फाइनली हमारा टर्सरी फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होना था वो टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब ये होगा, देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, मैं आपको बताता हूं। देखिए अब ये जो लेयर है हमारा,
टर्सरी फॉलिकल का जो लेयर है, आउटर लेयर, वो आप लोग जान रहे हैं क्योंकि 3 बार ग्रेनुलोसा सेल आकर के अटैच हुआ है, तो वो लेयर काफी ज्यादा मोटा हो गया होगा। तो उस थिक लेयर में भी, जैसे ये मान लीजिए लेयर है, तो ये मैं आपको बनाता हूँ, ये आउटर लेयर टर्सरी फॉलिकल का, इसमें भी 2 लेयर बन जाएगा। अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 लेयर, एक आउटर वाला जो लेयर होगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, और जो इनर लेयर होगा उसको बोलेंगे इंटरनल। लेयर को हम लोग थीका भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, थीका। तो ये हो गया एक्सटर्नल थीका, ये हो गया इंटरनल थीका। अब इस इंटरनल थीका का काम क्या है? एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। इस इंटरनल लेयर का काम है एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो गया स्टार्ट। उसके बाद क्या होगा देखिए, अब टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद ये प्राइमरी oocyte का जो डिवीजन हो रहा था, मियोटिक डिवीजन, मैंने जो आपको बताया सबसे ज्यादा टाइम लगता है मियोटिक डिवीजन होने में। तो मियोटिक डिवीजन जब तक टर्सरी फॉलिकल बना तब तक मियोसिस 1 ही चल रहा था। अब टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद ये मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये बन गया सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये बन गया सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जैसे ही बन गया, ये अंदर वाला जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, ये इसमें तीनों में ये प्राइमरी oocyte था, लेकिन टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद ये बन गया सेकेंडरी oocyte। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, उसके बाद हम लोग टर्सरी फॉलिकल जो होगा हमारा, उसका हम लोग नाम दे देंगे ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये कंप्लीटली रेडी हो गया ओवम के रिलीज करने के लिए, यानी ओव्यूलेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोल देंगे ग्राफियन फॉलिकल। यहां तक कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, ये पूरा प्रोसेस काफी हेक्टिक हो गया, ध्यान से सुनिएगा, फिर से लास्ट और बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा नोट्स। सबसे पहले क्या हुआ कि ये ओवरी प्रेजेंट है फीमेल बॉडी के अंदर, सुनिए ध्यान से, ओवरी प्रेजेंट है फीमेल बॉडी के अंदर। ओवरी के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल सेल, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी oocyte बना है वो तो बेबी के बर्थ होने से पहले ही बन गया था। मैंने आपको पिछला प्रोसेस से बताया कि बेबी के बर्थ होने से पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया था। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होगा कि ये स्ट्रोमल सेल आकर के, ये सब प्यूबर्टी के बाद का कहानी मैं बता रहा हूँ, ओव्यूलेशन से पहले का। तो देखिए ये प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आकर के बैठ जाएगा, जो कि लेयर बना होगा इस फ्लैटेंड सेल से, फ्लैटेंड सेल ऑफ स्ट्रोमा सेल। स्ट्रोमल सेल का जो फ्लैटेंड सेल होगा वो आकर के प्राइमरी oocyte को कवर कर देगा, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा कि ये फ्लैटेंड सेल मॉडिफाई करेगा अपने आप में, और फ्लैटेंड सेल बन जाएगा कोल्यूमिनर सेल। यहां तक कोई दिक्कत? कोल्यूमिनर सेल बनने के बाद क्या होगा कि ये कोल्यूमिनर सेल और ये प्राइमरी oocyte दोनों के बीच में एक लेयर बन जाएगा, जो कि जिसका नाम हम लोग देंगे जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा का लेयर बनने के बाद क्या होगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर अब बन गया है, जिसमें कि जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte भी प्रेजेंट है और कोल्यूमिनर सेल भी प्रेजेंट है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर के अगर एक स्ट्रक्चर हम लोग बोले तो उसके ऊपर क्या होगा कि ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स आकर के और कवरिंग करना शुरू करेंगे और इसको मोटा थिक बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस समय क्या होता है कि जितने भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइमरी oocyte डीजेनरेट कर जाता है। बर्थ और प्यूबर्टी के समय में जितने भी प्राइमरी oocyte बने थे 2 मिलियन, उसमें से बहुत सारे प्राइमरी oocyte डीजेनरेट कर जाएंगे, और बचे हुए प्राइमरी oocyte में क्या होगा देखिए। अब ये ग्रैनुलोसा सेल आकर के अटैच हो गया, तो यानी कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोल्यूमिनर सेल तीनों प्रेजेंट है। उसके ऊपर एक और लेयर आकर के बना, वो लेयर बना है ग्रैनुलोसा सेल से। तो पहला लेयर ग्रैनुलोसा सेल से बना, उसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब इसी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर अगर ग्रैनुलोसा सेल का एक और लेयर आके बन गया तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के समय क्या होता है
कि ये जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें छोटा सा एम्प्टी स्पेस बन जाता है, खाली जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रम। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर और भी ग्रेनुलोसा सेल आकर के अटैच होगा और मोटा करेगा इसको और थिकन लेयर बनाएगा और ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा टर्सरी फॉलिकल में। और इस समय जो ये एंड्रम था एम्प्टी स्पेस, वो छोटा सा ना होकर के एक बड़ा एम्प्टी स्पेस बन जाएगा और इस एम्प्टी स्पेस में फर्दर आगे जाकर के एक लिक्विड फिल हो जाएगा। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं लिकर फॉलिकल। ये मैं आपको बताऊंगा। तो लिकर फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होगा, यानी इस खाली जगह में जो फ्लूइड आगे बढ़ेगा वो ग्राफियल फॉलिकल के स्टेज में बढ़ेगा। टर्सरी फॉलिकल तक सिर्फ ये एक एम्प्टी स्पेस है, लेकिन टर्सरी फॉलिकल से जब वो ग्राफियल फॉलिकल बनेगा फुल्ली मैच्योर में, उस समय इस एम्प्टी स्पेस में एक फ्लूइड आकर के भर जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग लिकर फॉलिकल। उस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे लिकर फॉलिकल। मैं आपको सब लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफियल फॉलिकल बन गया, ओवम को रिलीज करने के लिए बिल्कुल ये तैयार हो गया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा जैसे 28 डेज का होता है, तो उसमें से जो 14th डे होगा उस दिन ये ग्रैनुलोसा सेल ओवम को रिलीज करेगा और 14th डे में ये ग्रैनुलोसा सेल ओवम को रिलीज कर देगा, ओव्यूलेशन हो गया। और बचा हुआ जो ग्रैनुलोसा सेल्स का जो लेयर है वो आपस में कंबाइन होकर के एक स्ट्रक्चर बना गया जिसका की नाम है कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। तो ये कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करना इनिशियली, फिर बाद में वो एस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन करने लगता है। तो यहाँ तक हम लोग ने ये देखा कि जो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो इस लेयर का अंदर वाला लेयर से यानी इंटरनल से होता है एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, और कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया oogenesis का, यानी कि कैसे प्राइमरी oocyte से ओवम का रिलीज हुआ, ये पूरा आपका एक प्रोसेस हो गया। इसको अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल के स्टेप बाय स्टेप करके सब चीज लिखवाता हूँ कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर नोट्स पहले से लिख दिया हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हालांकि हम लोग ने टोटल प्रोसेस समझ लिया है, इसको बस आप लोग अपने कॉपी में एज अ नोट्स नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा, प्रोसेस नंबर 1 प्रीमॉर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। देखिए प्रीमॉर्डियल हालांकि कोई नाम नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा प्रीमॉर्डियल नाम नहीं होता है। प्रीमॉर्डियल मतलब होता है बिफोर दैट। बिफोर दैट का मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं प्रीमॉर्डियल राजू शर्मा, यानी कि राजू शर्मा के फॉर्मेशन होने से पहले क्या चीज था उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमॉर्डियल राजू शर्मा। उसी तरह से प्रीमॉर्डियल फॉलिकल का मतलब जो सेकंड में प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होने वाला है उससे पहले क्या चीज था, वो हो गया प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। देखिए सबसे पहले स्ट्रोमा सेल प्रेजेंट था जो कि फ्लैटेंड हो गया और वो प्राइमरी oocyte को सराउंड कर गया, वैसा प्रोसेस। और ये जो स्ट्रोमल सेल था जो कि फ्लैटेंड था उसको हम लोग बोलेंगे फॉलिकुलर सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर फर्दर ये जो फ्लैटेंड सेल था वो बन गया कॉलमनर सेल। ये हो गया प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। सेकंड देखिए प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ कि ये जो oocyte प्राइमरी oocyte यहाँ पर बना था और इसके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट थे इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए ये सेल इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये सेल और ये oocyte दोनों के बीच में एक लेयर बन गया जिसको की बोलेंगे जोना पेलुसिडा। उस लेयर को बोलेंगे हम लोग जोना पेलुसिडा। A membrane layer appears between the follicular cell जो कि कॉलमनर है इस समय और oocyte जो कि प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड हो जाएगा जो कि पहले से ओवरी में प्रेजेंट होता है, और ग्रैनुलोसा सेल से सराउंड होने के बाद बना देगा प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी फॉलिकल अब बन गया। ये जितना भी प्रोसेस अभी तक मैं बता रहा हूँ वो सब हो रहा है बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के पहले तक। अब देखिए अलार्ज में बड़ा प्राइमरी फॉलिकल, बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल क्या होगा बनने के बाद डीजेनरेट कर जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक के पीरियड के बीच में जितना भी प्राइमरी फॉलिकल बना है उसमें से बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट कर जाएगा। और एट द प्यूबर्टी यानी एट द एज ऑफ 12 to 13 या 14 जिस समय ओवम का रियल में हर 28 डेज के बाद ओव्यूलेशन होता है, उस समय ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचा रहेगा।
जो कि इस समय क्या था 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल था, जिसमें से डीजेनरेट होते 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 प्यूबर्टी के समय तक 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचा है। और ये जो प्रोसेस होता है डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ये प्रोसेस का नाम है। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी oocyte कैसे बनेगा, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप नंबर 3 में क्या होता है। प्राइमरी फॉलिकल तो बन गया, अब सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका, जिसको के लेयर भी बोलते हैं, इज फॉर्म। यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल था उसको और ज्यादा ग्रैनुलोसा से आकर के सराउंड करेगा और एक नया लेयर बनाएगा, न्यू थीका बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब थर्ड हमारा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है टर्सरी फॉलिकल कैसे बनेगा। ये देखिए, अब सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैनुलोसा सेल्स आएंगे और फिर से एक नया लेयर बनाएंगे और उस समय जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जिस समय बनता है उस समय, जैसे ये मान लीजिए टर्सरी फॉलिकल यहाँ बना है, तो इस समय बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट, एंट्रम स्पेस कैविटी बन जाता है, एम्प्टी कैविटी। ये जो लेयर बना है थीका, जो लेयर बना है यानी 3 बार ग्रैनुलोसा सेल्स आकर के अटैच हुआ, तो वो जो थिक लेयर बना, मोटा लेयर बना, उसमें क्या होगा 2 लेयर डिवाइड हो जाएगा। जो आउटर लेयर होगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल और जो इनर लेयर होगा उसको बोलेंगे इंटरनल। और ये इंटरनल लेयर का काम होता है ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना, मैंने आपको बता दिया है पहले। अब देखिए ये सारा जितना भी काम हो रहा था ये फॉलिकुलर पे हो रहा था। फॉलिकल मतलब जो लेयर बन रहा था प्राइमरी oocyte के ऊपर, उस पे हम लोग देख रहे थे कि प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल। लेकिन यहाँ तक जो oocyte है, अंदर का जो प्रोडक्ट है, वो अभी तक प्राइमरी ही है, वो अभी ग्रो नहीं कर रहा। अब देखिए क्या हो रहा है एट दिस स्टेज, यानी जब थीका इंटरनल थीका एक्सटर्नल बन गया उसके बाद प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज में बढ़ेगा प्राइमरी oocyte यानी अंदर वाला सब्सटेंस, और जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। आपको याद होगा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte में स्टार्ट हुआ था जब बेबी का डिलीवरी भी नहीं हुआ था, जब बेबी का प्रोडक्शन मतलब बेबी का डिलीवरी भी नहीं हुआ था, बेबी जब जन्म भी नहीं लिया था, जन्म भी नहीं ली थी, उस समय ही उसके पहले ही मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया था। और अभी जाकर के मेयोटिक डिवीजन खत्म हो रहा है प्यूबर्टी के समय, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी फॉलिकल। तो फॉलिकल और oocyte में कंफ्यूज नहीं होइएगा, फॉलिकुलर अलग चीज है जो कि लेयर बनाता है और oocyte अंदर का चीज है जो कि ओवम बनाता है। तो इस समय टर्सरी फॉलिकल होने के बाद, फॉलिकल बनने के बाद प्राइमरी oocyte डेवलप किया, ग्रो किया और उसका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मेयोटिक डिवीजन हुआ है तो मैंने आपको बताया कि 2 सेल्स बनेगा जिसमें से अनइक्वल डिवीजन होता है, इसलिए एक बड़ा वाला सेल बन जाएगा लार्ज हैप्लॉइड सेल। क्रोमोसोम नंबर n होगा क्योंकि oocyte से बनने वाला है ओवम, ओवम का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी oocyte का जो क्रोमोसोम नंबर आएगा वो होगा 23। एंड टाइनी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। मैंने ये सब चीज आपको पहले ही बता दिया, बस नोट्स के फॉर्म में लिखवा। ये जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सेकेंडरी oocyte डेवलप करके ग्राफियल फॉलिकल बनाता है यानी मैच्योर फॉलिकल बनाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियल फॉलिकल कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये टर्सरी फॉलिकल तो बन गया, अब ग्राफियल फॉलिकल कैसे बनेगा। ये चीज देखिए, द कैविटी ऑफ टर्सरी फॉलिकल, यानी टर्सरी फॉलिकल में जो ये कैविटी है, खाली जगह है, इंक्रीज इन साइज, साइज में और बढ़ गया यानी कि और बड़ा कैविटी बन गया। और वो जो कैविटी है वो एक फ्लूइड के द्वारा फिल हो गया, उसमें एक फ्लूइड आके भर गया जिसको बोलते हैं लीकर फ्लूइड, लीकर फॉलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टर्सरी फॉलिकल तक ये जो एम्प्टी स्पेस है वो खाली था, उसमें कुछ नहीं था। तो टर्सरी फॉलिकल से जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बनने का स्टेप है, उसमें ये एम्प्टी स्पेस में एक फ्लूइड आके भरेगा जिसको बोलते हैं लीकर फॉलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो लेयर है, आउटर लेयर जो वॉल है वो बहुत मोटा हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत बार आकर के ग्रैनुलोसा से अटैच हुआ है, तो वो लेयर जो है काफी मोटा हो गया है। तो
oocyte है, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है डॉट, ये oocyte है। तो ये oocyte उस आउटर वॉल से किस मीडियम के थ्रू अटैच रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस और फोरस। कोई मीडियम होना चाहिए ना, नहीं तो oocyte और आउटर वॉल का जो इंटरेक्शन वो खत्म हो जाएगा। तो उस इंटरेक्शन को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलस और फोरस। तो इसी मीडियम के थ्रू ग्रैनुलोसा से अटैच होता है oocyte से। मैं हर एक पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं। द ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल था वो अब फुल्ली मैच्योर हो गया है, अब वो ओवम रिलीज कर सकता है। और फुल्ली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ हमारा पूरा oogenesis का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। अब oogenesis का प्रोसेस होता ही है गैमेट का फॉर्मेशन के लिए, तो गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर टोटली खत्म हो गया। जो oocyte था, प्राइमरी oocyte, वो अब फुल्ली मैच्योर होकर के सेकेंडरी oocyte फुल्ली मैच्योर हो गया है, जो कि अब ओवम रिलीज होने में सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब ओवम रिलीज हो सकता है। अब जो प्रोसेस आया वो हुआ ओव्यूलेशन, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो गैमेट को निकलना भी पड़ेगा ओवरी से, तो ओव्यूलेशन प्रोसेस। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पर ये चीज काफी क्लियर करूंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, ये आप लोग को पता है। तो उस 28 डेज का 14 डे में 14वां दिन ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, वो करेगा रप्चर, यानी कि वो ब्रेक होगा, और उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ये जो हमारा ओवम है वो बाहर निकल जाएगा। तो वो हो गया हमारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि ओवम का बाहर निकलना। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके ओवम रिलीज करेगा, उसमें काफी ज्यादा मदद करता है LH हार्मोन। इस समय LH हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, अभी आपको बताऊंगा। तो LH हार्मोन इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रोडक्शन, इसलिए हम लोग LH सर्च भी बोलते हैं इस समय। ये आपको बताऊंगा कुछ देर में, टेंशन नहीं लीजिए। फिर देखिए क्या होगा आफ्टर द ओव्यूलेशन, जो हमारा बच्चा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, यानी कि ओवम निकलने के बाद जो बच्चा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, वो एक स्ट्रक्चर बना जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम का काम क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन करना। कॉर्पस लुटियम इनिशियली स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करने लगता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। अब इस कॉर्पस लुटियम का क्या फेट है वो देखिए। कॉर्पस लुटियम का देखिए, कॉर्पस लुटियम का प्रोडक्शन हो गया ओवम के रिलीज होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद। अब देखिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस लुटियम जो है वो पूरा 9 मंथ तक रह जाएगा ओवरी में। क्यों? क्योंकि जो बेबी का जो इन्फेंट का प्रोडक्शन होगा उसके ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा कॉर्पस लुटियम। इसीलिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस लुटियम इसी तरह से स्टेबल रह जाएगा ओवरी में पूरे 9 मंथ तक, जब तक बेबी का डिलीवरी ना हो जाए। और अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कॉर्पस लुटियम ओव्यूलेशन के बाद यानी ओवम रिलीज करने के 9 दिन के बाद से धीरे धीरे डीजेनरेट करना शुरू हो जाएगा। देखिए कॉर्पस लुटियम स्टार्ट्स डीजेनरेशन आफ्टर द 9 डेज ऑफ ओव्यूलेशन। 9 दिन के बाद, ओव्यूलेशन के 9 दिन के बाद धीरे धीरे ये कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट कर जाएगा। और इस डीजेनरेटेड कॉर्पस लुटियम को हम लोग कॉर्पस एल्बिकन्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डीजेनरेटेड कॉर्पस लुटियम को हम लोग कॉर्पस एल्बिकन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा oogenesis का प्रोसेस खत्म हो गया है। अब मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ कि व्हाट आर द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो चलिए एक और छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको भी हम लोग आज पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्योरली मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल का बिल्कुल उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हार्मोनल कंट्रोल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस लिखते हैं, उसी तरह से फीमेल में सबसे पहले हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दिया पहले ही, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पर नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा कि एंटीरियर
इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होने के बाद एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एक्टिवेट हो गया। अब ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या करेगा, एलएच और एफएसएच हार्मोन सीक्रेट करेगा। एलएच मतलब लुटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो एलएच और एफएसएच सीक्रेट किए। यहाँ तक बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस हुआ जैसा मेल में हुआ था। अब मेल में यहाँ पर जाने के बाद एलएच लीडिंग सेल को एक्टिवेट करता है और एफएस सर्टोनी सेल को एक्टिवेट करता है। लेकिन फीमेल के केस में थोड़ा सा अलग है, एलएच और एफएसएच दोनों को मिल करके ओवरी के अंदर चला जाता है, जो फीमेल का ओवरी है उसके अंदर चला जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है ओवरी, ओवरी एक्टिवेट हो गया एलएच और एफएसएच हार्मोन आने के बाद, और ओवरी सीक्रेट किया एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। बहुत सिंपल है, ओवरी एलएच और एफएसएच के आने के बाद एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया। एस्ट्रोजन का स्पेलिंग कहीं कहीं आपको पहले ओ भी दिख जाएगा, दोनों स्पेलिंग सही है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये सीधा चला जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीधा चला जाएगा यूटेरस में। क्यों? क्योंकि यूटेरस में अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का यूज है, वहां पर काम है। एस्ट्रोजन का जैसे कि आप लोग जान रहे काम क्या होता है, टू रिकवर एंडोमेट्रियम। मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा कि एंडोमेट्रियम कैसे मतलब डिस्ट्रॉय होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा जो एंडोमेट्रियम लेयर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों ही चला जाता है यूटेरस में। अब फीडबैक मैकेनिज्म देखिए, फीडबैक क्या होता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारे बॉडी में घट गया, फीमेल बॉडी में घट गया, तो ये एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो हाइपोथैलेमस को जाकर के पॉजिटिव फीडबैक दे। एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो हाइपोथैलेमस को जाकर के पॉजिटिव फीडबैक दे कि भाई बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल का अमाउंट घट गया है, तो आप फिर से जीएनआरएस प्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए, जिस तरह से सारे प्रोसेस को हो करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फिर से सीक्रेट होना शुरू हो जाए। तो ये एस्ट्रोजन का काम है हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देना। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिल करके काम है कि हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देना। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, फीमेल बॉडी में, तो उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो बचा हुआ होता है फीमेल बॉडी में, वो दोनों जाकर के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप जीएनआरएस सीक्रेट करना बंद कर दीजिए। जिस तरह से ये दोनों लेयर जो हार्मोन है उनका भी सीक्रेशन होना बंद हो जाए और दोनों का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में मेंटेन रहे। तो यही काम होता है फीडबैक मैकेनिज्म। एस्ट्रोजन का एक और काम है कि ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेशन के समय ये एस्ट्रोजन काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक भेजने लगता है हाइपोथैलेमस को, जिसके वजह से काफी ज्यादा एलएच हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है और उसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। तो ओव्यूलेशन के समय काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एलएच हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज, जिसके वजह से ही ओव्यूलेशन होता है। यानी एलएच सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन कभी नहीं होगा। एलएच सर्ज होना बहुत जरूरी है ओव्यूलेशन के होने के लिए। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों होता है, तभी ये प्रोसेस चलते रहता है। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का लेक्चर हमारा सबसे लंबा लेक्चर हो गया, जैसा कि मैं जान रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग ने काफी ज्यादा टॉपिक कवर किया। इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक और टफ टॉपिक है, जिससे कि क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, oogenesis, वो हम लोग ने डिटेल में देखा। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा अब oogenesis। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी हैप्टिक हो गया होगा, इसलिए लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप नोट्स को फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, जो आप लोग ने नोट्स बनाया है, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था। आपको सब चीज मक्खन क्लियर हो जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल भी आपको समझ में आ गया होगा, ओव्यूलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में देखेंगे, बहुत ही डिटेल में, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेके आऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ताकि मैं पढ़ाऊं और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। हम लोग अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी मिलेंगे न्यू टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। चलिए तब तक के लिए आज के लिए बाय।